नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे गहलोत सरकार के नए मंत्रियों की, जिन्होंने आज पूजा पाठ के बाद पदभार ग्रहण किया। साथ ही बताएंगे भरी सभा में क्या बोल गए मंत्री राजेंद्र गुढ़ा। साथ ही बात होगी स्कूलों में कोरोना ब्लास्ट की, जिसे लेकर सरकार एक्शन में है। इसके साथ ही दिखाएंगे कहां कहां बेखौफ बदमाशों ने मचाया कहर। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर, कृषि कानून वापसी पर कैबिनेट की मुहर। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। तीनों कृषि कानून वापस लेने को हरी झंडी दे दी गई है। इस कैबिनेट बैठक में शीतकालीन सत्र में संसद में अब प्रस्ताव लाया जाएगा। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, कैबिनेट में मंजूरी। कृषि कानून वापसी पर सरकार ने बढ़ाया एक और कदम। सूत्रों के हवाले से खबर है ये। कृषि कानून वापसी पर कैबिनेट की देखिए बैठक चल रही थी और इस बैठक में कृषि कानून वापसी पर मुहर लग गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तीनों कृषि कानून वापस लेने को हरी झंडी दे दी है। अनूप गुप्ता मेरे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए। अनूप, क्या जानकारी? मैं विनीत बोल रहा हूं और मैं एक बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो हमें अब जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय कैबिनेट ने जिस तरह से कृषि कानून को वापसी के लिए जो प्रस्ताव था उसे हरी झंडी दिखा दी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के मौके पर यह साफ तौर पर कहा था कि उनकी सरकार जो है वो इस कानून को वापस लेगी, क्योंकि लगातार जो विरोध है वो चल रहा था, विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा था और उसके बाद इस कानून को वापस लेने की लगातार मांग चल रही थी। और मैं इसी को देखते हुए, जिस तरह से जन आकांक्षाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की जानकारी के लिए बताइए विनीत, जो लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की बातों पर हमें विश्वास नहीं है, उन लोगों की जानकारी के लिए बताइए कितना वक्त और अब लगेगा? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब इसकी औपचारिक घोषणा में हम उम्मीद करते हैं कि अब से थोड़ी देर बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उस वक्त की जाएगी। हो सकता है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या फिर अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक बात यह भी बताना चाहूंगा कि इसी को लेकर के यहाँ पर जब हम देखेंगे कि संसद के सत्र में ही जब अगले हफ्ते से संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो रहा है और इसी सत्र के दौरान हम यहाँ पर देखेंगे कि शुरुआती दिनों में ही इसको लेकर के जो प्रस्ताव है वो पारित कर लिए जाएंगे। तो साफ तौर पर सरकार जो है वो इस कानून को, जैसा कि कुछ लोग कह रहे थे कि उन्हें विश्वास नहीं है, लेकिन अब जो है कैबिनेट ने इससे जो हमें जानकारी मिल रही है, हालांकि औपचारिक घोषणा आपसे थोड़ी देर बाद हो जाएगी, लेकिन हमारे जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है उस प्रस्ताव को और इसके बाद इसकी घोषणा थोड़ी देर बाद होगी और उसके बाद जब संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू होगा उस वक्त जो है इसको लेकर के संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा और इस कानून को पूरी तरह से वापस कर लिया जाएगा। अब उन लोगों के लिए एक बार और बताइए विनीत, जो लोग सवाल उठा रहे थे, चाहे वो विपक्षी पार्टियां हो, चाहे धरने पर बैठे हुए किसान हो, जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की बातों पर विश्वास नहीं है उन्हें और प्रधानमंत्री तो सिर्फ टीवी के सामने आकर बोलना जानते हैं। प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया है, शीतकालीन सत्र अगले हफ्ते सिर्फ अब 10 से 12 दिन या यूं कहें 7 से 8 दिन और कानून वापस पर औपचारिक मुहर। जी निश्चित तौर पर यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह है कि कुछ लोग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास नहीं कर रहे थे और यह कह रहे थे कि जब वापस होगा तब हम मानेंगे। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों को हमेशा जो है जो करते हैं वही करके दिखाते हैं और इसी कड़ी में हम इसे देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है, अपनी बात साबित कर दिया उन्होंने, लेकिन अब क्या वो लोग अपनी बात साबित करेंगे? क्या वहां से कुछ प्रतिक्रिया मिली विनीत? जो लोग कह रहे थे कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक हम धरने पर डटे रहेंगे, कानून वापस हो गए हैं, अब वो लोग हटेंगे धरने पर से? जी निश्चित तौर पर अब यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि कब धरने पर जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे दिल्ली के आसपास जो लोग बैठे हुए हैं या फिर हम देख सकते हैं कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न जगहों पर जो लोग बैठे हुए हैं वो धरने पर अब कब हटते हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले इसकी घोषणा की थी और अब जो खबर आ रही है कि केंद्रीय कैबिनेट से भी इसको लेकर के एक प्रस्ताव को पारित करा दिया गया है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो बात कही थी कि वो कानूनों को वापस लेते, उन्होंने कानूनों को वापस ले लिया, कैबिनेट से इसके प्रस्ताव को मंजूरी दिला दी। अब यहाँ पर बड़ा सवाल यह होता है
कि जो धरने पर बैठे हुए हैं वो कब उठेंगे। हालांकि अब से थोड़ी देर बाद जब सोमवार से ही संसद का जो है शीतकालीन सत्र जो है विंटर सेशन जो है वो शुरू हो रहा है और हमें जो जानकारी मिल रही है कि शुरुआती दिनों में ही इससे संबंधित प्रस्ताव जो है वो संसद से पारित कर लिया जाएगा। तो सरकार ने जो अपनी बात कही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी बात की थी, उस बात को वो अब पूरा करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि जो लोग इन पर सवाल खड़े कर रहे थे उनके लिए यह बड़ा जवाब है। अब इस धरने का, इस प्रदर्शन का कोई औचित्य तो रह नहीं जाता है विनीत। जब प्रधानमंत्री ने तीनों कानून वापस ले लिए हैं तो फिर ये लोग वहां बैठे हैं। मेरा सवाल फिर आपसे है कि क्या वहां से कोई प्रतिक्रिया मिली आपको, कोई वहां से हलचल हुई वहां पर कि भाई कानून वापस हो रहे हैं तो अब घर चलने की तैयारी करें, या ये लोग कसम खाकर आए हैं कि विरोध सिर्फ विरोध के लिए ही करना है, बेतुका विरोध करना है हमें? कहीं ना कहीं इस तरह की बात भी जो है वो यहाँ पर मैं सामने आ रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीति करने की भी बात आ रही थी और जो अब कहीं ना कहीं दिखता हुआ भी नजर आ रहा है। या फिर हम जिस तरह से हमने देखा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ किसानों में को लेकर के बल्कि विभिन्न जो एंगल्स आ रहे थे मैं उनको भी ध्यान में रखते हुए इन कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया। तो अब यह देखने वाली बात होगी कि जो और लोग हैं वो इसे कैसे इसे वापस करते हैं। हालांकि वो उनका साफ तौर पर कहना है कि कानून बनना चाहिए, उसके बाद ही मैं कानून को वापसी होनी चाहिए, उसके बाद ही वो ये करेंगे। लेकिन जिस तरह से अब कैबिनेट की जिस तरह से मंजूरी मिल गई है अब लोगों को विश्वास करना चाहिए और वापसी की तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया विनीत तमाम जानकारी के लिए। तो तीनों कृषि कानून वापस लेने को हरी झंडी दे दी गई है। शीतकालीन सत्र में अब संसद में प्रस्ताव पास करवाया जाएगा 7 से 8 दिन और ये कृषि कानून वापस। लेकिन राजनीति अब भी चरम पर है। विपक्षी पार्टी के नेता कह रहे थे कि हमें प्रधानमंत्री की बातों पर विश्वास नहीं है। तो ये तस्वीरें देख लें और ये खबर भी सुन लें, गौर से सुन लें, कान खोलकर सुन लें कि कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब सिर्फ 7-8 दिन और जितने आरोप लगाए जा रहे थे प्रधानमंत्री पर, जो बातें कही जा रही थी प्रधानमंत्री के लिए, उन तमाम बातों को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से कदम आगे बढ़ा दिया है। लेकिन राजनीति है कि रुकने का नाम नहीं ले रही और ये किसान अब भी धरने पर बैठे हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग उठाई है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो भी जारी किया है। साथ ही लिखा है कि कांग्रेस पार्टी की 2 मांग है। पहला, कोविड मृतकों के सही आंकड़े बताए जाए और दूसरा, अपने प्रियजनों को कोविड में खो चुके परिवारों को 4 लाख का हर्जाना दिया जाए। सरकार तो जनता को दुख दूर करना होगा। उन्होंने कहा है सरकार को जनता का दुख दूर करना होगा और हर्जाना मुआवजा मिलना ही चाहिए। राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, दिखा रहे हैं आपको। राहुल गांधी ने मांग की है, फिर से ट्वीट के जरिए अक्सर मांग करते रहते हैं राहुल गांधी। एक बार फिर उन्होंने मांग उठा दी है कि 2 मांगे हैं राहुल गांधी की। पहला, कोविड मृतकों के सही आंकड़े बताए जाएं और उम्मीद है जो सही आंकड़े जो कांग्रेस शासित प्रदेश है उनके लिए भी राहुल गांधी की ये मांग होगी कि उन प्रदेशों में भी आंकड़े सही बताए जाएं। और दूसरा, अपने प्रियजनों को कोविड में खो चुके परिवारों को 4 लाख का हर्जाना दिया जाए। दिल्ली दौरे पर हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। अजय माकन से मिलने पहुंचे, सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी, ट्वीट किया था उन्होंने। और अब अजय माकन से मिलने पहुंचे हैं गोविंद सिंह डोटासरा। जिलाध्यक्ष की नियुक्ति पर चर्चा होगी, अन्य राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। और अब बात खबर के असर की। झालावाड़ जिले के परवन वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रहे मकानों के मुआवजे निर्धारण में गड़बड़ झाले की खबर दिखाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है। इस पूरे मामले की जांच के लिए कलेक्टर राजेंद्र विजय ने कमेटी बनाई है जो मुआवजे को लेकर आ रही समस्याओं का रिव्यू करेगी, जिसके बाद मामलों का निस्तारण किया जाएगा। बता दें कि इस परियोजना के डैम से छिपा बड़ौत इलाके के 7 गांव डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। ऐसे में यहां के लोगों को मुआवजा देकर अटरू के पास बसाया जाना प्रस्तावित है, लेकिन जल संसाधन विभाग के सर्वे में खामियों की वजह से करीब 500 परिवार मुआवजे की सूची से बाहर हैं, जिससे इनके सामने बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है।
परवन परियोजना में जो 7 गांव हैं उनका जो डूब क्षेत्र में आए हैं उनका विस्थापन किया जा रहा है और विस्थापन के लिए हमने जो कार्य योजना बनाई है उसमें कुछ लोगों को आपत्तियाँ आई थी कि बीच बीच में कुछ ज़मीनें ऐसी आ गई थी जो चरागाह है, वन भूमि के भी लोग काफ़ी बसे हुए हैं, तो उनको भी हम गंभीरता से ले रहे हैं। साथ ही कुछ जो लड़कियां हैं जिनकी शादी हो गई है उनको भी कुछ इशू आ गए थे और कुछ कट ऑफ डेट को लेके भी कितनी एज के हम 18 साल से बड़ों को ही हम विस्थापन में काउंट करके उनको जगह दे रहे हैं। विपिन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एक बार फिर खबर का असर हुआ है। विपिन, न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर से असर, क्या ये पूरा मामला बताइए, क्या ये मामला था और किस तरह से अब हरकत में आया है प्रशासन खबर दिखाए जाने के बाद? बिल्कुल बताना चाहूंगा सुमित, परवन वृहद सिंचाई परियोजना का जो बांध है करीबन 8,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में जो है 12 जिले के 7 गांव हैं जो नदी किनारे हैं और डैम बनने के बाद वो पूरी तरह डूब में आ जाएंगे। ऐसे में उन गांवों का खाली होना जरूरी है। उन गांवों को विस्थापन किया जा रहा है और उनको मुआवजे का निर्धारण किया गया, लेकिन जल संसाधन विभाग द्वारा जो मुआवजे का निर्धारण है उसमें जमकर धांधली की गई, गड़बड़ियां सामने आई। जिन लोगों के आबादी में मकानों के पट्टे थे उनको भी उन्होंने वहां पर फॉरेस्ट में मान लिया या चारागाह में दर्ज कर दिया। ऐसे में करीब 500 जो ग्रामीण परिवार हैं उन परिवारों के सामने बेघर होने का संकट आ गया था। उनको मुआवजा निर्धारण में धांधली का दंश झेलना पड़ा और उनका सर्वे सूची में नाम गायब था। हालांकि वो सैकड़ों सालों से पुश्तैनी वहां पे उनके मकान है, वहां पे रह रहे थे। ऐसे में उनका लिस्ट से नाम गायब होना उनके लिए एक बड़ी चिंता का विषय था और उनको बेघर होने की जो ये नौबत आ गई थी उसको न्यूज़ 18 राजस्थान ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया और उसी का असर हुआ। जब ये खबर चली है तो जिला कलेक्टर अब जो है वो गंभीरता लिया उन्होंने खबर देने। दौसा जिले से खबर आ रही है, बड़ी खबर है, दौसा जिले से आ रही है। निजी बस चालकों की हड़ताल के चलते बसों के पहिए थम गए हैं और दर्जनों बसें कलेक्ट्रेट के बाहर खड़ी रही। गंगापुर मार्ग पर जाने वाली निजी बसों का संचालन बंद किया गया है। निजी बस चालकों का कहना है कि उनके पास दौसा से लालसोट की तरफ जाने वाली मार्गों का परमिट है। इसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा उन्हें बसों का संचालन नहीं करने दिया जा रहा है, जबकि कोविड-19 के दौरान बसों का संचालन नहीं हुआ और बस चालकों ने टैक्स भी अदा किया था। हाल ही में हुई परीक्षाओं और चुनाव के दौरान भी निजी बसों का उपयोग किया गया। दौसा से लालसोट, सवाई माधोपुर, बौली, गंगापुर के क्षेत्र में मार्ग पर जाने वाली बसें आज बंद हैं। निजी जो बस चालक है उन्होंने हड़ताल की है और हड़ताल के बाद में पूरी बसों को कलेक्ट्रेट चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है और दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। यहाँ पर इनकी मांग है कि इनको जो इनके पास परमिट है उसके बावजूद भी इनको अनुमति नहीं दी जा रही रूट पे चलने की। पहले ये दौसा के गांधी तिराहे के समीप से बसें लगाते थे। हमारे साथ यूनियन के अध्यक्ष हैं, क्या मांग है, क्यों आपने बसों का संचालन बंद किया है? हमारा परमिट है दौसा कलेक्ट्रेट के पास से और बाहर दौसा अंदर सिटी से होते हुए लालसोट बौली जाने का परमिट है हमारे पास। हम सन 64 से चल रहे हैं। हम टैक्स देते हैं 4 लाख रुपए पर मंथ का। कोरोना में भी हमने टैक्स दिया है इनको और हम लोग हर तरीके से चुनाव में या मान लो कोई ये पर एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट कार्य में तन मन धन से तैयार रहते हैं। उसके बावजूद हमको अनलीगल बता करके हम लोगों को चालान किया जा रहा है। हमारी यही निवेदन है कलेक्टर साहब से कि हमारे लोग गरीब लोगों को चलने दिए जाए। आज क्या किया है आप लोगों ने? हम लोगों ने सारी गाड़ियां परेशान होकर के चालान की वजह से, गरीब आदमी हैं रोजाना 2-2 हजार के चालान करवाते हैं, इसलिए हमने खड़ी कर दी। हमारे यहाँ हम लोग धरने पे बैठ गए। जब गाड़ियां नहीं चल रही है हमारे बच्चे भी लाके बैठा देंगे, हम लोग यही करेंगे। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है जोधपुर से, जहां बीएसटीसी बीएड विवाद मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी। कल से कोर्ट में ही सीजे फैसला लिखवाएंगे। एनसीटीई के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी। बीएसटीसी अभ्यर्थी बीएड अभ्यर्थियों को लेवल 1 से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। बीएड अभ्यर्थियों ने लेवल 1 में शामिल करने की मांग की है। बीएसटीसी बीएड विवाद मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई पूरी। कल से सीजे फैसला लिखवाएंगे अपना। कल फैसला लिखवाया जाएगा। एनसीटीई के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है।
चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। चंद्रशेखर, सुनवाई तो पूरी हो गई है, इंतजार भी अब किया जा रहा होगा फैसले का। बात हुई होगी आपके अधिवक्ताओं से, किसे राहत मिलने वाली है, बीएसटीसी या बीएड अभ्यर्थियों को? देखिए, ये पूरा मामला जो था, ये मामला योग्यताओं को लेकर था। जिस प्रकार से जो उच्च योग्यता वाला व्यक्ति जो है निम्न योग्यता की अर्हता वाली नौकरी में जो आवेदन कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसको लेकर जो प्रश्न कोर्ट के सामने था, इस मामले में जो है सुनवाई सभी पक्षों की तरफ से बहस पूरी कर ली गई है। राजस्थान सरकार की ओर से भी पक्ष रख दिया गया है, केंद्र सरकार की ओर से भी रख दिया गया है, तथा बीएसटीसी और बीएड योग्यता धारकों के अधिवक्ताओं ने भी अपना पक्ष रख दिया है। आज मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई। इसके साथ ही खंडपीठ ने ये बता दिया है कि जो फैसला रिजर्व रखा गया और कल जो है कोर्ट में ही, ओपन कोर्ट में जो है फैसला लिखवाया जाएगा। यह एक नवाचार होगा कि जो फैसला रिजर्व करने के बाद जो है ओपन कोर्ट में लिखवाया जाएगा। जी, कितने बजे तक फैसला आने की संभावना है? देखिए, जैसा लगातार चलता आ रहा है, लगातार सुबह 10:30 बजे जो है सबसे पहले जो इस प्रकरण को जो है सूचीबद्ध किया जाता है और पूरा मामला सुनवाई के लिए लगभग ढाई घंटे रोजाना जो है मामले को सुना गया और उसको गंभीरता से लेते हुए जिस प्रकार से मुख्य न्यायाधीश महोदय की खंडपीठ ने इस मामले को सुना है, तो ये माना जा रहा है कि कल सुबह 10:30 बजे ही जो है इस मामले में फैसला लिखा जा सकता है। जी, अच्छा, ये और बताइए कितने अभ्यर्थियों पर इसका असर पड़ेगा? बीएड और बीएसटीसी कितने अभ्यर्थियों पर इसका असर पड़ेगा? फैसला चाहे जिसके पक्ष में है। देखिए, ये सीधा जो है पूरा फैसले का असर जो है 9 लाख बीएड अभ्यर्थियों, बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को जो लेवल 1 में जो परीक्षा में बैठे हैं, जिनका परीक्षा परिणाम रुका हुआ है, जिन्हें इंतजार है कि उनका परीक्षा परिणाम जो है जल्द आए और इनको जो है लेवल 1 की भर्ती में जो है सम्मिलित किया जाए। तो सबसे पहले सीधा असर जो पड़ने वाला है वो 9 लाख अभ्यर्थी बीएड परीक्षा धारक है, उनके ऊपर सबसे बड़ा जो है असर पड़ने वाला और उन्हें इंतजार है कि कब फैसला उनके पक्ष में आए। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि कोर्ट जो है। शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मंत्री जी के बिगड़े बोल की। मंत्री राजेंद्र गूड़ा, जो अभी जुम्मा 4 दिन भी नहीं कह सकते, अभी तो 2 ही दिन हुए उन्हें मंत्री पद की शपथ लिए, उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए, या यूं कहें उनके बिगड़े बोल इतने उत्साहित हुए वो लोगों के बीच जाके कि कुछ भी बोल गए। मंत्री राजेंद्र गूड़ा के बिगड़े बोल। भरी सभा में राजेंद्र गूड़ा ने कहा कि सड़कें हों तो कैटरीना के गालों जैसी। मंत्री जी के बयान का वीडियो वायरल हो रहा है। लालू यादव ने, आपको याद होगा, कहा था अपने ज़माने में हेमा मालिनी जैसी के गालों जैसी सड़कों का जिक्र किया था, तो मंत्री जी भी, राजेंद्र गूड़ा जी भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल निकले हैं। लालू, या यूं कहें उनसे भी 2 कदम आगे निकल गए हैं, कहा कि कैटरीना के गालों जैसी सड़कें अब वो बनवा देंगे। मरूधरा के राज्य मंत्री राजेंद्र गूड़ा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से भी 2 कदम आगे निकल गए हैं। वो कैसे, आप भी सुन लीजिए। सड़क बननी चाहिए। राज्य मंत्री बनने के बाद राजेंद्र गूड़ा पहली बार झुंझुनू आए थे और यहाँ के पौंख गांव में उनके स्वागत के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था। इसी दौरान लोगों ने यहाँ की सड़कों के निर्माण की बात उठाई तो राजेंद्र गूड़ा ने कहा, अब यहाँ की सड़कें कैटरीना कैफ के गालों जैसी बनेंगी। सड़क बननी चाहिए। आपको बता दें कि बॉलीवुड की हीरोइन के गालों और सड़कों को लेकर पहले भी अलग पार्टी के नेता और मंत्रियों ने अजीबोगरीब बयान दिए हैं। इसकी शुरुआत बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद ने की थी और फिर इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मंत्री पीसी शर्मा, छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा और यूपी के मंत्री राजाराम पांडे का नाम भी शामिल हो गया और अब राजेंद्र गूड़ा भी इस लिस्ट में शुमार हो गए हैं। चलिए, तो अभी तो 2 दिन हुए हैं मंत्री पद की शपथ लिए, आगाज हुआ है, 2 साल बाकी हैं। 2 साल में देखिए क्या क्या होता है, अंजाम कैसा रहता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। देवदर्शन यात्रा पर वसुंधरा राजे हैं। देवदर्शन यात्रा का आज दूसरा दिन है। वसुंधरा राजे की देवदर्शन यात्रा का उदयपुर पहुंची वसुंधरा राजे। बीजेपी नेताओं ने यहां उनका जमकर स्वागत किया। राजसमंद भी वसुंधरा राजे जाएंगी।
दूसरे दिन त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भी पूजा अर्चना उन्होंने की। कुछ देर में चारभुजा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रवाना होंगी। चारभुजा नाथ के दर्शन करेंगे। यहाँ पहुंचकर किरण माहेश्वरी के निवास पर वसुंधरा राजे अभी पहुंची हैं। दिवंगत किरण माहेश्वरी को उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वसुंधरा राजे की देवदर्शन यात्रा को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। खुद नेता प्रतिपक्ष ने ही इस यात्रा पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि देवदर्शन यात्रा तो सबके लिए अच्छी है। हमारे अखबार वाले भाइयों ने तो बार बार लिखा यात्रा शुरू कर रहे हैं, फलाना शुरू कर रहे हैं। कोई राजनीतिक काम नहीं है भैया, ये राजनीतिक काम नहीं है, ये परिवार से मिलने का काम है। ये जहां हमारे सहयोगी नहीं रहे उनके परिवार में जाके उनको श्रद्धांजलि देने का काम है। और जो हमारे मंदिर हैं, जिन मंदिरों ने हमारे ऊपर विश्वास दिया है, आशीर्वाद दिया है, आप सबको दिया है, ऐसे मंदिरों के सामने जाके कोविड गया उसका धन्यवाद देने, उसके पैरों में, उसके चरणों में अपना सिर नवा के धन्यवाद देने के लिए हम धार्मिक यात्रा कर रहे हैं। देव दर्शन यात्रा तो सबके लिए अच्छी है। कोई भगवान के दर्शन करने जाए तो भगवान हमेशा अपने भक्त का इंतजार करती है, उसमें तो किसी को एतराज नहीं। पर मैं सोचता हूँ जिन लोगों की मृत्यु इतने समय पहले हो गई, अगर इस समय जाने के बनिस्बत पहले जाते तो उसका और भी अच्छा उनके परिवार के लोगों को जो है ना एक तरह से ढाढ़स मिलता। मैं सोचता हूँ इन दोनों को जो जोड़ा है उस जोड़ने में मेरे को लगता है कि देव दर्शन सबके लिए खुले हैं, उसमें किसी को कोई एतराज हो ही नहीं सकता, आराम से करें। वसुंधरा राजे अपनी मेवाड़ वागड़ यात्रा को धार्मिक यात्रा बता रही हों, लेकिन वसुंधरा के समर्थक बीजेपी नेता भवानी सिंह राजावत ने इस यात्रा को अगले चुनाव से जोड़ दिया है। वसुंधरा जी ने जिस तरह से देवदर्शन यात्रा शुरू की है, पूरे राजस्थान में चर्चा हो गई। अब तो पूरे राजस्थान में राजनीतिक यात्रा भी शुरू हो सकती है। सांवरा जी और लगातार त्रिपुरा सुंदरी और चारभुजा नाथ, एकलिंग नाथ, इन सब का आशीर्वाद वसुंधरा जी को है। और आने वाले टाइम में जिस तरह का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है और जनता का आशीर्वाद है, तो इसी आशीर्वाद की ताकत के बल पे आने वाले समय में ये हो सकता है पार्टी आदेश दे देगी तो वसुंधरा जी प्रचंड बहुमत से सत्ता के सिंहासन पे पहुंच जाएगी। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।